तो अब चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स के हवाले से। ठीक है, कल हमने जो बात की थी, कल हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं उसको हमने देखा था, डिटेल में डिस्कस किया था। अब आज हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टल्स बेसिकली बेटा 4 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्रिस्टल है वो एटॉमिक क्रिस्टल है। हम क्रिस्टल की हर टाइप को इंडिविजुअली देखेंगे और बात करेंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल की टाइप है वो कौन सा टाइप है? 4 जो टाइप्स होती हैं क्रिस्टल की वो पहले सुन लो। 4 टाइप्स में एटॉमिक क्रिस्टल होता है, आयोनिक क्रिस्टल होता है, कोवलेंट क्रिस्टल होता है और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है। ठीक है, एटॉमिक क्रिस्टल को हम सम टाइम रेफर करते हैं मेटालिक क्रिस्टल भी कह लेते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज जरा दोनों बातें लफ्ज याद रखना, इसको एटॉमिक क्रिस्टल भी कहते हैं और मेटालिक क्रिस्टल भी कहते हैं। अच्छा, अब बेसिकली ये जो क्रिस्टल की 4 टाइप्स हमने रखी है ना, ये इस बुनियाद पर रखी है कि जो किसी भी सब्सटेंस का जो क्रिस्टल बन रहा है तो वो क्रिस्टल कैसे बन रहा है, मतलब कौन सी बॉन्डिंग हो रही है उसमें, क्या वजह है क्रिस्टल बनने की। जो क्रिस्टल बनने की वजह है वही फिर उस क्रिस्टल का नाम भी है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो एटॉमिक क्रिस्टल या मेटालिक क्रिस्टल है, इसमें जो वजह है क्रिस्टल के बनने की वो क्या है? इसमें जो वजह है क्रिस्टल के बनने की वो है मेटालिक बॉन्डिंग। आपको अगर याद हो तो आपने 9 क्लास के चैप्टर 5 में मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी थी। किसी को याद है क्या होती है मेटालिक बॉन्डिंग? याद नहीं है किसी को? नो सर। यस नो तो बोलो। नहीं नो सर। सर। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। देखो, जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है ना वो तो 3 तरह की है। जो बेसिक केमिकल बॉन्डिंग है जिससे कंपाउंड्स बनते हैं, कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये बेसिक बॉन्डिंग की टाइप्स कहलाती हैं और इसी से ही केमिकल रिएक्शन, इसी बात पे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है और इसी से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। लेकिन इसके अलावा, मतलब ये जो 3 नाम मैंने लिए, इनके अलावा भी कुछ और फोर्स और फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जो अट्रैक्शन का काम करते हैं, यानी कि जो एटम्स और पार्टिकल्स को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिनकी वजह से एटम्स जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं ट्रू बॉन्डिंग फोर्स। ठीक है, ट्रू बॉन्ड या ट्रू केमिकल बॉन्ड या ट्रू बॉन्डिंग फोर्स कहते हैं। यानी कि असलियत में बॉन्ड यही है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और कंपाउंड होता है। और कुछ फोर्स ऐसी होती हैं जो नॉन ट्रू बॉन्डिंग फोर्स होती है, यानी वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में करीब तो कर देती हैं, जोड़ तो देती हैं, लेकिन उनके नतीजे में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। और मेटालिक बॉन्डिंग भी एक इसी तरह का नॉन ट्रू बॉन्ड है, यानी कि नॉन ट्रू अट्रैक्टिव फोर्सेस है। नॉन ट्रू अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये भी। अब मेटालिक बॉन्डिंग है क्या, मतलब व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग? इसको अगर आप समझाओ तो कैसे समझाओगे? देखो, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कोई मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, इस मेटल के टुकड़े में कुछ एटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस को मैं प्लस साइन से इंडिकेट कर रहा हूं। हर एटम के लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, हर एटम के लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है केमिस्ट्री में, जरा मुझे बताइएगा। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, सही है ना। आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूँ ये वैलेंस नहीं बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये एक नया लफ्ज आ गया। अभी तो वैलेंस की परेशानी से आप लोग नहीं निकले थे, मैंने एक अजाब और आप पर नाजिल कर दिया फ्री इलेक्ट्रॉन का। अब सर फर्क क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में? तो
फर्क समझा देता हूं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एटम के अंदर होता है, हर एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट में नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन हर एटम में नहीं होते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर किसी में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हर किसी में नहीं होते। यानी कि मतलब क्या है, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे घरों की मिसाल लो, हमारे घरों में क्या होता है कि किसी किसी घर में एग्जाम्पल होती है कि मतलब 2-4 भाई बहन हैं, 2-4 में से 2-3 जो है वो बड़े सुथरे होंगे, तमीज वाले होंगे, एक होगा जो सबसे टेढ़ा होगा। टेढ़े से मुराद मतलब आवारा टाइप, लाइक उसको ना घर वालों से कोई सरोकार, ना घर के कामों से कोई सरोकार, ना आने जाने पे मतलब उनका कोई टाइम, एक चीज हर चीज का टाइम होता है ना, जिस वक्त दिल का करा घर से निकल गया, जिस वक्त दिल किया घर के अंदर मिलते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं उनको हमारे आम जो घरेलू जबान होती है, उस घरेलू जबान में उसको क्या कहा जाता है, आवारा का। मेरे घर में भी एक एग्जाम्पल ऐसी मौजूद है। तो हर किसी तो नहीं, लेकिन हर दूसरे घर में एक ऐसी एग्जाम्पल मौजूद जरूर होती है। तो वो जो आवारा लोग होते हैं जिनको कहीं आने जाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती, इवन माँ बाप की, बहन भाई को तो छोड़ दो, माँ बाप की जरूरत नहीं परमिशन की, तो वो आवारा लोग होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, दरअसल ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हैं, ये सारे के सारे होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हैं। लेकिन ये कौन से वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वो वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवारा भी हों। सही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, लेकिन कुछ एटम में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दरअसल आवारा बन चुके होते हैं, यानी कि जब दिल किया बाहर निकल गए, जब दिल किया वापस आ गए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एग्जांपल मैं दे चुका हूं आपको कि कौन है, ये आवारा है, इनका जब दिल करेगा ये एटम से बाहर निकलेंगे, जब दिल करेगा एटम के अंदर आ जाएंगे। अच्छा एक और बात है, आवाराओं की जो टोली होती है ना, उसकी एक खास एग्जांपल है, मतलब एक खास जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, खास प्रॉपर्टी है। क्या, अगर किसी जगह पर 2-4-5 आवाराओं की का एक ग्रो है, तो उस टोली की खासियत ये होती है कि अगर कोई एक आवारा घर से निकल रहा है तो बाकी 4 भी घर से निकलेंगे, और वजह चारों से पूछो कि क्यों निकले हो, तो वो कहेंगे कि यार वो निकल रहा था इसलिए हम निकले। और उससे पूछो भाई तू क्यों निकला है, घर में बोर हो रहा था, उसकी बात से वजह ये होती है। यानी कहने का मकसद ये है कि आवारा एक जो होगा उसके साथ जो उसकी पूरी टोली होगी ना, वो सब एक तरह का बिहेवियर रखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ बिल्कुल हमारे माशरे की, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि सैंपल के अंदर कोई हमारी जो एग्जांपल है इसमें अगर किसी एक एटम से एक आवारा बाहर निकला ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसको देखा देखी हर एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाएगा, मतलब हर एटम में से आवारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। चलो निकल गए, हर एटम में से आवारा बाहर आ गए। अच्छा अब एक चीज हमें पता है क्या, कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से, हमेशा इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एम आई राइट? ठीक है, यस सर। यानी कि ये तमाम के तमाम एटम्स पॉजिटिव चार्ज हासिल कर चुके होंगे, क्योंकि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया। सही है। अच्छा अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी खासियत क्या होती है कि वो बेटा किसी घर में टीवी चल रहा है, हाँ, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ, खासियत क्या होती है कि वो हर तरफ से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हर तरह से वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इन तमाम एटम्स के ऊपर आ गए पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा पता है एक और बात, वो क्या, कि जब इन बेचारों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो ये तो बेचारे गरीब हो चुके हैं, बेयारो मददगार हो चुके हैं, तो ये सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेंगे जो इसमें से निकला है, बल्कि ये हर इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो आ गया ना, कि भाई तू नहीं आ रहा, चल कोई बात नहीं, तू आ जा मेरे अंदर, भाई तू आ जा मेरे अंदर। नहीं, कोई भी नहीं आने को तैयार है। अच्छा क्यों नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे
कि अगर इन तीनों को ये वाला आइटम खींच रहा है तो ये वाला आइटम भी तो खींच रहा होगा, फिर ये वाला आइटम अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये वाला आइटम अपनी तरफ खींच रहा होगा। हर तरफ से एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इस खिंचाव की वजह से एटम्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं और यहाँ पर एटम्स के बीच में एक बहुत ही टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, बहुत टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्लाउड क्रिएट हो जाता है। क्या कह सकते हैं इसको हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्लाउड क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्लाउड क्रिएट हो गया, तो ये जो बॉन्डिंग है ना कि एटम्स आकर जुड़ गए, इसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब यहाँ पर मुझे मेरे एक सवाल के जवाब दो। देखो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे एटम में जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम्स बराबरी से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। मुझे एक बात ये बताओ, क्या यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ट्रांसफर या कुछ भी ऐसा हो रहा है? यानी कोई आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल या कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की एग्जांपल लग रही है यहाँ पर इसमें? नहीं No, सर, sir. नहीं हो रही, ये तो सब एक दूसरे को खींच रहे हैं ना। कर रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर वो ट्रू बॉन्डिंग वाला कोई साथ नहीं, लेकिन फिर भी एटम्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, फिर भी एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। और इस वजह से यानी कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो क्रिस्टल बनता है उसे कहते हैं बेटा एटॉमिक क्रिस्टल या मेटालिक क्रिस्टल। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अभी तक? No, sir. ठीक है। अच्छा, अब अगर इन क्रिस्टल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होंगे इसके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। They are very good conductors of heat and electricity. Okay, they are ductile and malleable. ये ductile होते हैं और malleable होते हैं। इसका मतलब पता है ductile और malleable का मतलब क्या है? No, sir. नहीं पता. ठीक है, मैं बता देता हूँ। यस सर, पता है। अच्छा बताओ क्या होता है? आप मतलब वो वायर में भी हो सकते हैं और शीट भी में भी बन सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। डक्टाइल का मतलब होता है किसी चीज को के ऊपर डक्टाइल फोर्स लगाई जाए, यानी कि इसको इस तरीके से जैसे मार्कर है, इसको मैं बोथ साइड से फोर्स लगा के खींचते रहूंगा तो क्या होगा, ये बीच से ऐसा ऐसा पतला होने लग जाएगा। इस चीज को कहते हैं डक्टाइल। और ऐसी फोर्स लगाकर, ड्राइंग फोर्स लगाकर हम वायर्स बनाते हैं। ठीक है ना। और मैलिएबल का मतलब होता है इसको रोल करता जाऊं, इतना रोल कर दूं कि बिल्कुल इतना मोटा रॉड होकर, रॉड जो है वो पतला होकर बिल्कुल इतनी बड़ी सी शीट, पतली सी शीट बन जाए, उसे कहते हैं मैलिएबल। तो दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, यानी कि इनसे वायर बनाए जा सकते हैं और इनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं फोन रख करूंगा। ले लिया सर। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि मतलब बहुत आसानी से लूज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, ठीक है। यस। अच्छा, अब एटॉमिक क्रिस्टल के बाद जो अगली हमारे पास क्रिस्टल की टाइप है वो आयोनिक क्रिस्टल है। ठीक है, तो आयोनिक क्रिस्टल क्या होता है तो देख लेते हैं। सिंपल है, आयोनिक क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल किस वजह से बनेगा? आयोनिक क्रिस्टल बनेगा जब आयोनिक बॉन्डिंग होगा। जब आयोनिक बॉन्डिंग होगी तो आयोनिक क्रिस्टल फॉर्म होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं कि एनाइन एंड कैटाइंस are held
together by electrostatic force are held together by electrostatic force. एनाइन और कैटाइन जो है वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस फोर्स को कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहते हैं जब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉनों को, हाँ वेरी गुड, जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वाली बात हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सही लफ्ज होगा कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पॉजिटिव और नेगेटिव करे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा? ओके। अच्छा, अब इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आयनिक बॉन्ड कैसे बनेंगे हमारे पास चैप्टर 4 में भी आएगा, वहां पर भी देखेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि आयनिक क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और उसमें भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव वो अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। कहां पर बेटा? सबसे इससे पहले वाला था मेटालिक बॉन्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड क्वेश्चन। कि सर वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी बेटा, बिल्कुल। देखो एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जब भी व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि जब हम साइंस की बात करते हैं ना, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल्स की बात करते हैं, तो देयर ऑलवेज विल बी अ फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हो सकता ये इलेक्ट्रिकल फोर्स कहला सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि स्टैटिक मींस रुका हुआ, ठीक है ना? वो आपको याद होगा, आपने मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जो लफ्ज स्टैटिक था वो क्या था? यस सर, जीरो वेलोसिटी थे ना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस यानी कि रुके हुए भी हो, यानी कि करंट इलेक्ट्रिकल फोर्स है यहाँ पर मौजूद, बट दे आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये चीज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहते हर मर्तबा, इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि सम टाइम क्या आपको ये बात पता है कि करंट फ्लो भी करता है, सही है? तो करंट का फ्लो भी तो होता है ना, इसलिए इसको हर मर्तबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी एक चीज और वो ये कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होती, इलेक्ट्रिकल फोर्स जरूर होती है। यानी कि वहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन जरूर होती है, लेकिन उस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से उसमें से करंट पास हो सकता है। ड्यू टू दोस फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस सब्सटेंस में से करंट पास हो जाता है। अगर हम बात करें आयोनिक क्रिस्टल्स की ना, तो आयोनिक क्रिस्टल्स इतने ज्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सही है, सॉलिड स्टेट में। बट मेटालिक क्रिस्टल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये। अच्छा, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, यानी कि ग्लास की तरह नीचे फेंको टूट सकते हैं, ठीक है ना? इनका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है? और इसके अलावा ये डक्टाइल नहीं होते, जैसे वो वाले होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, ये डक्टाइल नहीं होते, दे आर नॉट डक्टाइल। अच्छा, जब डक्टाइल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है ये मेलिएबल भी नहीं हो सकते। दे आर नॉट डक्टाइल एंड मेलिएबल, यानी कि ना इनसे आप वायर बना सकते हो ना शीट्स बना सकते हो, ओके? और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट लिख देता हूँ ज्यादा बेहतर। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट लिक्विड स्टेट में। और एटॉमिक या मेटालिक क्रिस्टल जो होते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। डिफरेंस समझ में आया इनका? यस सर। यस सर। ठीक है। इसमें भी तो इलेक्ट्रिकल फोर्स होनी चाहिए थी ना जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो। मैं ये बात समझा नहीं बेटा, रिपीट करूं? आपने कहा था ना कि इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी उनके दरमियान, क्योंकि करंट जो होता है वो फ्लो करता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, पर आपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखे हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ना इलेक्ट्रिकल फोर्स की ही टाइप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई अलग से चीज नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इटसेल्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की ही टाइप है। बट स्टैटिक का मतलब कोई चीज का रुक जाना। ये जो करंट प्रोड्यूस करते हैं ना, ये जो करंट अपने अंदर अलाउ करते हैं पास करने में, ये लिक्विड स्टेट में करते हैं। और लिक्विड स्टेट में तो आपको पता है ना कि क्रिस्टल तो रहता ही नहीं। लिक्विड स्टेट के अंदर तो क्रिस्टल ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं अभी बता देता हूँ आपको। यस सर ओके। जब हम सॉलिड सोडियम क्लोराइड को पिघलाएंगे
801 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो तो अपने आइस में टूट जाता है ना, वो तो अपने आइस में टूट जाता है। तो बेटा वो अपने आइस में टूट गया तो ऑटोमेटिकली लिक्विड स्टेट में चला गया, क्रिस्टल तो बचा ही नहीं ना। अब आप इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड थोड़ी कहोगे, क्रिस्टलाइन तो कोई चीज तभी होती है जब वो सॉलिड हो। अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि लिक्विड या गैस की तरफ जा रहा है, तो वो क्रिस्टलाइन थोड़ी रहेगा। यस सर। कभी कोई क्रिस्टलाइन लिक्विड सुना है? नहीं। कभी कोई क्रिस्टलाइन गैस सुनी है? नहीं। कभी सुनोगे भी नहीं। क्रिस्टलाइन हमेशा सॉलिड होता है, दैट्स व्हाई। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट इन लिक्विड स्टेट ओनली, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। इसलिए इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एटम्स को जोड़ने के लिए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सही है? यस सर, थैंक यू। कोई बात नहीं। और कोई सवाल किसी का? सर आयोनिक बॉन्ड के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं, वो किस तरह बनता है? आयोनिक बॉन्ड किस तरह बनता है? सर जी, हाँ बोलो बोलो फॉर्म बोलो। किस तरह होता है? ठीक है सर, बताता वो हूँ। बस 1 मिनट से कम टाइम रहता है, इस वजह से बता रही हूँ। ओके चलो बस जल्दी से सुन लो भाई, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयोनिक बॉन्ड ऐसे बनता है कि मैं बस छोटी सी बात कहूंगा। अ एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। बस ये थोड़ी सी बात करूंगा, बाकी तफसील इंशाल्लाह चैप्टर में। ठीक है सर, क्लास ज्वाइन करनी है दोबारा? नहीं। और कोई क्लास और कोई सवाल? नो सर। ठीक है बेटा, क्लास ऑफ कर रहे हैं, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।